आज हम बात करते हैं भारतीय कृषि के बारे में। देखिए, भारत के संदर्भ में कृषि का एक महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि भारत की लगभग 70% जो जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया कि तो सीधा खेत में जो काम करते हैं कृषि मजदूर के रूप में या उससे संबंधित हैं वो आ गए। इसके अलावा ऐसे जो लोग जो कृषि से संबंधित जो व्यवसाय हैं उनमें या कृषि से पे आधारित जो उद्योग हैं उनमें काम करते हैं, तो ये टोटल जो जनसंख्या है वो है 70%। इसके अलावा भारत में 48.9% जो भाग है जनसंख्या का वो प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। और भारत में अगर आंकड़ों की अपन बात करें तो टोटल जो सकल घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें 13.7% योगदान है वो कृषि का है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब हो गया कोई भी जो राष्ट्र है, कोई भी देश होगा, उस देश में टोटल जो आय के स्रोत हैं उन आय के स्रोतों से प्राप्त आय, तो देश को जो कुल आय होती है विभिन्न स्रोतों से, उस आय में 13.7% भाग है वो कृषि से प्राप्त होता है। भारतीय कृषि की जैसे मान लो अपन बात करें तो भारतीय कृषि में अधिकांश जो कृषि कार्य है या अधिकांश जो फसलें हैं वो खाद्यान्न फसलों के रूप में उगाई जाती हैं, और कुछ जैसे उपजाऊ और मैदानी भाग हैं उनमें कुछ व्यापारिक या मुद्रादायनी फसलें हैं वो ली जाती हैं। तो भारत की जो कृषि है वो अधिकांशतः उदर पूर्ति हेतु या निर्वाह कृषि जो है वो कही जा सकती है। इसके बाद में अपन बात करें कि भारतीय कृषि के विभिन्न रूप, भारतीय कृषि के विभिन्न रूप, तो इसमें ऋतु के अनुसार भारतीय कृषि को अपन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है खरीफ की फसल, दूसरा रबी की फसल और जायद फसल। खरीफ की जो फसल है उसको जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। जून जुलाई में बो के और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। स्थानीय भाषा में अगर अपन देखें राजस्थान के संदर्भ में तो खरीफ की जो फसल है वो मानसून आधारित फसल है, और इस फसल में जो स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं अपन सावणु, या अपन लोकल लैंग्वेज में चौमासा जो शब्द है वो भी इसके लिए काम में लिया जाता है। और इसके अलावा सियाड़ू जो है वो भी इसमें काम में लेते हैं। ठीक है, तो जो ऋतु होती है, ऋतु के प्रारंभ के हिसाब से इनका नाम है वो पड़ा है। और खरीफ की जो फसलें हैं उसमें मुख्य जो फसल है उसमें आपके आ जाएगी बाजरा है, चावल है, ज्वार, मूंग, मोठ, जो ये जो फसलें हैं वो ज़्यादा मात्रा में बोई जाती हैं। इसमें तिल वगैरह हैं वो बोई जाती हैं। दूसरा है इसमें रबी की फसल। रबी की जो फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। कहीं कहीं पे जैसे मान लो फरवरी मार्च है तो ये मार्च अप्रैल तक भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अक्टूबर नवंबर में बो के और फरवरी मार्च या मार्च अप्रैल तक इसको काट लिया जाता है। मुख्य जो फसलें हैं इसके अंतर्गत इसमें आपके गेहूँ, जौ, राई, सरसों, चना, तो ये मुख्य फसलें हैं जो इसमें बोई जाती हैं। इसके अलावा ये जो रबी की फसल है इसको स्थानीय भाषा में नाम दिया गया है
उनालू, इसको स्थानीय भाषा में उनालू कहा जाता है। इसी प्रकार से तीसरी जो फसल है वो हो गई आपके जायद। जायद की जो फसल है वो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई तक इसको काट लिया जाता है। तो जायद की जो फसलें हैं वो अल्पकालिक है, मुख्य रूप से सब्जियों का उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है, जैसे खरबूजा है, तरबूज, ककड़ी, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो इसके अंतर्गत बोई जाती हैं। इसको नाम दिया गया है विशेष उनालू। विशेष उनालू फसल, यानी स्थानीय भाषा में जैसे मान लो अपन सावणु या सियालू बोलते हैं या फिर उनालू बोलते हैं या विशेष उनालू, तो ये जो नाम है वो फसल की कटाई के जो समय होता है, उस समय का जो मौसम होता है उसके आधार पे पड़े हैं। जैसे मान लो खरीफ की फसल है, कटाई का समय हो गया अक्टूबर नवंबर का समय, तो अक्टूबर नवंबर के समय अपने यहाँ पे सर्दियाँ प्रारंभ हो जाती हैं, यानी जिसको अपन स्थानीय भाषा में बोलते हैं सियाड़ा। तो सियालू जो फसल है, यानी फसल की कटाई का जो समय होगा उस समय जैसा मौसम होगा उसके आधार पे स्थानीय भाषा में इनके नाम पड़े हैं। तो खरीफ की फसल को सियालू भी कहते हैं। रबी की फसल है तो उस समय जैसे मान लो कटाई का समय क्या है, मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च तक रहता है, तो इस समय क्या होता है, इस समय जो है जो गर्मी का मौसम है वो शुरू हो जाता है, गर्मी की ऋतु है वो शुरू हो जाती है, जिसको अपन यहाँ पे राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, उनाड़ा बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं उनालू की फसल। फसल की कटाई के समय जो मौसम होगा उसके आधार पे इनका नाम है वो बड़ा है। तो इस प्रकार से भारतीय जो फसलें हैं उनको अपन ऋतु के आधार पे 3 भागों में बांट सकते हैं, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ की जो फसल है वो आपके मानसून आधारित फसल है। इस फसल में अधिकांश जो फसलें हैं वो वर्षा के ऊपर आधारित हैं। रबी की जो फसल है इसमें अधिकांश जो फसलें हैं वो सिंचाई पर आधारित है। कुछ ही ऐसी फसलें हैं, कुछ भाग ही ऐसे हैं जिनमें रबी के मौसम में मावट या जो शीतकालीन वर्षा है वो प्राप्त होती है। और जायद की फसलें हैं वो विशेष फसलें होती हैं जिनकी अवधि ज़्यादा नहीं होती है और मुख्य रूप से ककड़ी, तरबूज वगैरह है वो इसमें बोए जाते हैं। सब्जियां जो होती हैं, हरी सब्जियां और चारा, तो इसमें इनका उत्पादन है वो जायद के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें जो है फसलों के आधार पे भारतीय कृषि के विभिन्न जो रूप हैं वो कौन से हैं, कौन कौन सी जो फसलें हैं वो यहाँ पर बोई जाती हैं। तो फसलों के आधार पे अगर अपन देखें, फसलों के आधार पे है खाद्यान्न फसलें। ठीक है, जो खाद्यान्न फसलें हैं इसका मतलब सीधा सा नाम से पता चल रहा है, ऐसी फसलें जो खाने योग्य हैं तो उनका उत्पादन है वो भारत में किया जाता है। और कृषि की दृष्टि से अगर अपन देखें तो भारतीय कृषि का अधिकांश जो भाग है वो खाद्यान्न फसलों के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है और कृषि का मूल उद्देश्य अधिकांश भागों में क्या है, अपने खुद के पालन पोषण के लिए या उदर पूर्ति के लिए या खाद्यान्न आपूर्ति के लिए फसलों का उत्पादन करना। तो ऐसी जो फसलें हैं उसमें कौन कौन सी फसलें आ जाएंगी, खाद्य फसलें हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी, जिसमें गेहूं है, जो बाजरा, चना, मूंग, मोठ, ज्वार, चावल, तो इस प्रकार की जो फसलें हैं यानी जो खाने के लिए काम में ली जाती हैं, दलहन और खाद्यान्न फसलें, वो सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। दूसरा है इसमें व्यापारिक या औद्योगिक फसलें। व्यापारिक या औद्योगिक फसलें यानी इसमें ऐसी फसलें होती हैं जो किसी उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, और ऐसी फसलों को उगाने का जो मूल उद्देश्य है वो क्या होता है, पैसा कमाना या पूंजी अर्जित करना। यहाँ पे उद्देश्य क्या था इन फसलों को उगाने का, उदर पूर्ति या खाद्यान्न आपूर्ति। यहाँ ये जो फसलें उगाई जाएंगी, औद्योगिक या व्यापारिक जो फसलें उगाई जाएंगी, उनका उद्देश्य होता है कि उनको बेच के और फिर लाभ कमाना।
ठीक है। तो ऐसी जो फसलें हैं उनको व्यापारिक या औद्योगिक फसलें कहते हैं। ऐसी फसलों के जो उत्पाद होते हैं वो किसी न किसी व्यापार या उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। व्यापारिक या औद्योगिक फसलों में जैसे मान लो विभिन्न तिलहन फसलें हैं, सरसों है, आपके मूंगफली है, गन्ना वगैरह है, कपास है, तंबाकू है। तो ये जो फसलें हैं उनका बोने का जो उद्देश्य है वो होता है उनको बेच के और लाभ कमाना। तीसरी प्रकार की जो फसलें हैं वो हो गई आपके बागानी या बागाती फसलें। ऐसी जो फसलें हैं वो भी किस श्रेणी में आएंगी? व्यापारिक या मुद्रादायनी फसलों के अंतर्गत ही आती हैं ये भी। और इसमें विशिष्ट बागान जो हैं वो लगाए जाते हैं। उन बागानों में एक ही फसल की प्रधानता होती है, किसी पर्टिकुलर फसल के बड़े बड़े बागान होते हैं और मशीनीकरण वगैरह है उसमें ज़्यादा होता है, पूंजी की मात्रा उसमें ज़्यादा लगी होती है और उद्देश्य जो है वो होता है अधिकतम लाभ कमाना या पैसा कमाना। इसके अंतर्गत जैसे मान लो चाय के बागान हैं, कॉफ़ी के बागान हैं, या फिर आपके मसाले वगैरह हैं उनके बागान हैं, रबड़ के बागान हैं। तो इस प्रकार की जो फसलें हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी जिनमें विस्तृत बागानों के रूप में इनकी जो कृषि है वो की जाती है। इसके अलावा उद्यान कृषि या उद्यान फसलें। उद्यान जो कृषि है उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार का फलोत्पादन और विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं उनका उत्पादन है वो इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। प्रमुख खाद्यान्न फसलें, इसमें पहला है गेहूं। गेहूं जो है वो भारत के संदर्भ में प्रमुख खाद्यान्न फसल है। पूरा जो उत्तरी भारत है या मध्यवर्ती और उत्तरी भारत के जो अधिकांश राज्य हैं उनमें जो है गेहूं एक प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में बोया जाता है और खाने में काम में लिया जाता है। गेहूं के संदर्भ में अगर अपन देखें तो गेहूं जो है वो एक समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। समशीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, यानी समशीतोष्ण जो जलवायु है उसमें गेहूं का उत्पादन है वो अच्छा होता है। यानी कहने का मतलब गेहूं के लिए न तो ज़्यादा तापमान चाहिए और न कम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे भागों में समशीतोष्ण कटिबंधीय जो भाग है उनमें गेहूं का उत्पादन है वो ज़्यादा होता है या अच्छा होता है। जलवायु की अपन बात करें कि किस प्रकार की जलवायु दशाएं या क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो गेहूं के लिए होनी चाहिए, तो गेहूं के लिए 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो इसके लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा जो वर्षा की मात्रा है वो 25 से लेके 75 सेंटीमीटर तक इसके लिए वर्षा की मात्रा है वो चाहिए होती है। और मिट्टी की अगर अपन बात करें तो जो दोमट मिट्टी है, दोमट बलुई दोमट या दोमट जो कछारी मिट्टी है वो इसके लिए सर्वोत्तम होती है। यानी जलवायु दशाएं यानी बोते समय लगभग जो तापमान है वो कम होना चाहिए। भी अपन देखें तो रबी की फसल के अंतर्गत आता है गेहूँ, और बोते समय जो है अक्टूबर नवंबर में तापमान होता है कम, तो बोते समय इसको तापमान चाहिए कम, लगभग 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। और पकते समय तापमान जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है वो इसके लिए होना चाहिए। तापमान की जो दशाएं हैं वो एक आदर्श दशाएं हैं ये। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जैसे मान लो बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है, 8 है, यहाँ तक कि जो 5 है तो भी उसमें भी गेहूँ आसानी से बोया जा सकता है। या फिर जैसे मान लो पकते समय तापमान जो है वो 25 से ज़्यादा है, 28 है, 30 है, तो भी इसमें गेहूँ बोया जा सकता है। ये जो तापमान का जो मापदंड है
वो एक आदर्श है। इसका मतलब ये नहीं है कि भी 10 से कम होते गेहूं का उत्पादन नहीं होगा या 25 से ज़्यादा होते गेहूं का उत्पादन है वो नहीं होगा। इसके अलावा जो वर्षा की मात्रा है वो 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो इसके लिए आवश्यक होती है। भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो गेहूं शीतकाल की फसल है। इस समय भारत में वर्षा बहुत कम होती है। कुछ जो भाग है यानी उत्तरी पश्चिमी जो भाग है वहाँ पे मावट के रूप में, और भारत का जो तमिलनाडु वाला भाग है, उड़ीसा तमिलनाडु वाला, वहाँ पर जो शीतकालीन मानसूनी हवाएं हैं उनके द्वारा कुछ मात्रा में बरसात हो जाती है। बाकी शीतकाल में भारत में बरसात नहीं होती है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो भारत में गेहूं की जो फसल है वो सिंचाई के ऊपर आधारित है, क्योंकि उत्तरी भारत में अधिकांश गेहूं का उत्पादन हो रहा है और यहाँ पर सिंचाई सुविधा के द्वारा गेहूं का उत्पादन है वो किया जाता है। मिट्टी, इसमें चिकनी जो दोमट मिट्टी है वो इसके लिए सर्वोत्तम होती है, यानी जिसमें दोमटपन होता है। दोमट जो है वो मिट्टी का एक गुण है। दोमट का मतलब हो गया कि ऐसी जो मिट्टी जिसमें ह्यूमस तत्व और जो कोलाइड्स हैं, विभिन्न खनिज पदार्थ जो होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, और ह्यूमस तत्व ज़्यादा होने के कारण से मिट्टी का जो रंग है वो कुछ कालापन लिए हुए हो जाता है। तो ऐसी जो मिट्टी है उसको अपन कहेंगे दोमट। तो दोमट कछारी मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, चिकनी दोमट मिट्टी है। तो इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो गेहूँ के लिए अच्छी मानी जाती हैं। इसमें उत्पादन की अगर अपन बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन है वो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है 33%, यानी अकेला जो उत्तर प्रदेश है वो 33% उत्पादन के साथ में प्रथम स्थान पे है। और इसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश का जो अधिकांश भाग है वो गंगा का मैदानी भाग है। गंगा का मैदानी भाग होने के कारण से वर्ष भर यहाँ पे सिंचाई सुविधा है वो उपलब्ध होती है, और उपजाऊ मैदान है और अच्छी जो मिट्टी है वो यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा जैसे मान लो उत्तर प्रदेश के अलावा जो अन्य उत्पादक जो राज्य हैं उसमें आ गए आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। वैसे गेहूं जो है वो मध्यवर्ती और उत्तरी जो राज्य हैं उनमें लगभग राज्यों में थोड़ी बहुत मात्रा में बोया जाता है, लेकिन प्रधान उत्पादक जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। इसके बाद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। पंजाब जो है उसमें गेहूं की प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा है, यानी प्रति हेक्टेयर में जो उत्पादन है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा है। और उसका मूल कारण है कि यहाँ का जो किसान है वो पढ़ा लिखा है, नई नई तकनीकों को अपनाने में सक्षम है। किसान जो समृद्ध और धनी किसान है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो पंजाब में ज़्यादा है। ओवरऑल जो उत्पादन है वो हो रहा है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा। इसके अलावा अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जो है वो हो रहा है गंगानगर में। सबसे ज़्यादा उत्पादन गंगानगर में होता है, इसीलिए गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। और गंगानगर के अलावा हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और कोटा, ये प्रमुख ज़िले हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है गंगानगर में। वैसे राजस्थान के संदर्भ में देखें तो लगभग हर ज़िले में थोड़ी बहुत मात्रा में गेहूं का उत्पादन है वो किया जा रहा है। विश्व के संदर्भ में देखें तो विश्व के संदर्भ में भारत का तीसरा स्थान है। भारत जो है गेहूं उत्पादन में तीसरे स्थान पे है। पहला स्थान चीन का है और दूसरा स्थान जो है वो यूएसए का, अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो पहला स्थान चीन का, दूसरा अमेरिका का और तीसरा जो स्थान है वो है भारत का। लेकिन तीसरा स्थान होते हुए भी भारत के द्वारा गेहूं का निर्यात नहीं किया जाता है, बल्कि कभी कभी गेहूं का आयात करना पड़ता है। और उसका मूल कारण ये है कि गेहूं प्रमुख खाद्यान्न है और यहाँ की जनसंख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए गेहूं जितना भी गेहूं उत्पादन हो रहा है वो सारा का सारा यहीं पे खपत हो जाता है। और
पूर्व में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय यहाँ पे खाद्यान्नों की कमी थी। और वर्तमान संदर्भ में अगर अपन देखें तो वर्तमान संदर्भ में गेहूं उत्पादन में राजस्थान जो है वो भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो चुका है। जितनी यहाँ पे आवश्यकता है उतना गेहूं का उत्पादन कर लिया जाता है। और जो हरित क्रांति है उसका प्रभाव अगर अपन देखें गेहूं पे, तो हरित क्रांति के कारण से सर्वाधिक जो लाभ है वो गेहूं की फसल को हुआ है। गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और गेहूं का उत्पादन जो है वो बढ़ा है और साथ में उत्पादन जो क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि हुई है। तो हरित क्रांति के सर्वाधिक जो लाभ हैं वो इसी को हुए हैं, यानी उत्पादन जो है उसकी मात्रा में वृद्धि हुई है, क्योंकि हरित क्रांति के द्वारा जो है सिंचाई सुविधाओं का विकास है, उन्नत किस्म के बीजों का जो है वो विकास है, और कृषि में दवाइयों का उपयोग है, मशीनों का ज़्यादा उपयोग है, रासायनिक उर्वरकों का अधिकतम उपयोग है। तो उनके ये जो सामूहिक प्रयास हैं उनके द्वारा उत्पादन को बढ़ाया गया और उसमें सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है गेहूं को, और गेहूं का उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ा। इसके अलावा उत्पादन क्षेत्र यानी ऐसे क्षेत्र जहां गेहूं का उत्पादन नहीं हो रहा था उन क्षेत्रों में भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा के और गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति के बाद में किया जाने लगा है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, यानी जिन क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता कम थी यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हो रहा था तो इन प्रयासों के द्वारा उनमें उत्पादकता है वो भी बढ़ी है। दूसरी जो प्रमुख फसल है वो है चावल। भारत में चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है और सबसे ज़्यादा जो है खाद्यान्न के रूप में प्रयोग की जाने वाली फसल है ये, यानी सबसे ज़्यादा चावल जो है वो भारत में खाया जाता है। चावल के संदर्भ में अगर अपन देखें तो इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके आधार पर ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो इसके लिए उपयुक्त होती है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु जिसके अंतर्गत तापमान ज़्यादा होना चाहिए और वर्षा की मात्रा भी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए और मिट्टी जो है वो उपजाऊ होनी चाहिए। ऐसे भागों में चावल का उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। तो जलवायु दशाएं अगर अपन देखें तो चावल के लिए 16 से लेके और 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। कम या ज़्यादा उसमें भी चावल का उत्पादन है वो आसानी से किया जा सकता है। बाकी 16 डिग्री से लेके 27 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो चावल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके अलावा जो वर्षा की मात्रा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और मिट्टी जो है वो कछारी चिकनी दोमट मिट्टी यानी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो कछारी दोमट चिकनी मिट्टी होती है वो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो बाढ़ग्रस्त मैदान हैं या जो खादर वाले भाग हैं वो हो गए, डेल्टाई भाग हैं वो हो गए, या नदी घाटी वाले जो क्षेत्र है उनमें इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वो चावल उत्पादन के लिए सर्वोत्तम होते हैं। तो इसमें तापमान है वो ज़्यादा चाहिए, 16 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए। साथ में वर्षा की जो मात्रा है वो भी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि चावल का जो पौधा है वो लगभग 2 महीने तक क्यारियों में पानी भरा जाता है और क्यारियों में जो पानी है वो हमेशा भरा रहता है। तो इस प्रकार से लगभग 2 महीने तक क्यारियों में पानी भरा रहना चाहिए, इसलिए ज़्यादा जो है वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर अपन देखें उत्पादन की दृष्टि से तो उत्पादन में पश्चिमी बंगाल का पहला स्थान है। लगभग 15% चावल का उत्पादन संपूर्ण भारत का है वो पश्चिम बंगाल में होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र,
छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आसाम, पंजाब और हरियाणा। तो ये भारत में प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आसाम, पंजाब और हरियाणा। बाकी कम ज़्यादा मात्रा में जो है झारखंड वगैरह है, तेलंगाना वगैरह है, उनमें भी इसका उत्पादन है वो होता है। पश्चिम बंगाल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में एक विशेषता और है कि यहाँ पर चावल के जो खेत होते हैं जिनमें 2-2.5 महीने तक पानी भरा रहता है, तो उसमें ऐसी जो मछलियाँ जिनके जो 2-2.5 महीने में तैयार हो जाते हैं या खाने योग्य हो जाते हैं, ऐसी मछलियों का उत्पादन भी यहाँ पे किया जाता है चावल की कृषि के साथ में। तो जो से मान लो पानी भरा रहता है उन क्यारियों में ऐसी मछलियों के बीज छोड़ दिए जाते हैं, तो इसमें दोहरा लाभ हो जाता है, मत्स्य उत्पादन भी होगा और साथ में चावल का उत्पादन है वो भी होता रहेगा। चावल की जो प्रमुख किस्में हैं उनके अंतर्गत अपन बात करें तो अमन, ओस और बोरो, ये प्रमुख किस्में हैं जो भारत में बोई जाती हैं। अमन जो है वो शीतकालीन, ओस शरदकालीन और बोरो जो है वो ग्रीष्मकालीन है, लेकिन खरीफ की फसल में ज़्यादा बोई जाती है। अधिकांश जो उत्पादन है वो खरीफ की फसल के रूप में होता है। और वैसे वर्ष भर जो पश्चिम बंगाल वाला भाग है वहाँ पे वर्ष भर चावल की जो फसल है वो होती रहती है। इसके अलावा जो तटीय मैदानी भाग है तो वहाँ पे तापांतर ज़्यादा नहीं होता है, वर्ष भर तापमान जो है वो लगभग समान सा रहता है, इसलिए वहाँ पर इसकी जो उत्पादन है वो वर्ष भर चलता रहता है। 3 मुख्य फसलें, लेकिन अधिकांश जो उत्पादन है वो अमन के रूप में भारत में हो रहा है। राजस्थान में अगर अपन बात करें तो चावल का उत्पादन राजस्थान में बहुत कम मात्रा में होता है। मुख्य जो उत्पादक ज़िले हैं उसमें अगर अपन नाम लें तो एक तो हो गया आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी। चावल में देखिए तो सर्वोत्तम किस्म का जो चावल है वो होता है बासमती, और बासमती का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो हो रहा है देहरादून। देहरादून की जो दून घाटियाँ हैं वो चावल के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म का जो बासमती चावल है उसका उत्पादन होता है। और अपने यहाँ पे जो हनुमानगढ़ क्षेत्र है, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र है, जहाँ सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन होता है, वो भी बासमती का ही एक रूप है। इस प्रकार से अगर अपन देखें तो चावल के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन में देखें तो तापमान तो पर्याप्त मात्रा में है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का तापमान है, लेकिन वर्षा की मात्रा बहुत कम है। तीसरा, यहाँ पे जो मिट्टी है वो चिकनी दोमट मिट्टी नहीं है। यहाँ की जो मिट्टी है वो बलुई मिट्टी है या बलुई दोमट मिट्टी है, जिसमें चावल का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाता है। तो चावल का मुख्य जो उत्पादन है वो या तो डेल्टाई भागों में या तटीय भागों में या फिर नदी घाटियों के जो मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पे एलुवियल, कांप, दोमट, चिकनी मिट्टी पाई जाती है, उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। विश्व के संदर्भ में अगर अपन देखें तो चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है और पहले स्थान पे है चीन। यानी चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट जो तीसरी फसल है वो है मक्का। मक्का जो है वो एक खाद्यान्न फसल भी है और औद्योगिक फसल भी है, क्योंकि खाने के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। साथ में कच्चा माल, यानी विभिन्न ऐसे उद्योग हैं जो जिनमें कच्चा माल जो है वो मक्का के रूप में काम में, जैसे कॉर्नफ्लेक्स जो है वो होते हैं आपके, या मक्का से स्टार्च और ग्लूकोज भी बनाया जाता है। तो ऐसे जो उद्योग हैं उनमें कच्चा माल मक्का के रूप में होता है। तो खाद्यान्न फसल और औद्योगिक दोनों रूप में ये पाई जाती है।
चावल के बाद में खरीफ में दूसरा स्थान है इसका। खरीफ की जो फसल है उसमें चावल के बाद में दूसरा स्थान है, यानी खाद्यान्न फसल के रूप में दूसरे स्थान पे आती है। खरीफ की फसल है ये, खरीफ में बोई जाने वाली फसल है और वर्षा आधारित फसल है, यानी वर्षा के समय में ये बोई जाती है। इसमें अगर अपन देखें तो जलवायु जो दशाएं हैं उसमें 12 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो मक्का के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा जो वर्षा की मात्रा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए चाहिए। और मिट्टी जो है वो गहरी दोमट मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में हो, तो नाइट्रोजन युक्त गहरी जो दोमट मिट्टी है वो इसके लिए आवश्यक होती है। साथ में जल निकास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, यानी मक्का का जो पौधा है वो बिल्कुल समतल भूमि पे नहीं होगा या थोड़ी ढालू भूमि है वो होनी चाहिए। नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और वर्षा तो इसमें चाहिए ज़्यादा, यानी जल की मात्रा है वो तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन जल जो है वो जड़ों में ठहरना नहीं चाहिए। अगर मान लो जल जड़ों में ठहर जाता है तो मक्का की जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं। इसलिए उचित जल निकास वाली जो ढालू भूमि होती है वो मक्का के लिए अच्छी होती है। इसके अलावा तापमान 12 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस, यानी ज़्यादा तापमान इसको चाहिए। वर्षा की मात्रा है वो भी इसमें ज़्यादा चाहिए और मिट्टी विशेष रूप से जो ढालू क्षेत्र होते हैं उसमें मक्का का उत्पादन है वो किया जाता है। इसके अलावा उत्पादन अगर अपन देखें तो भारत में जो मक्का का उत्पादन है वो हो रहा है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये जो मध्यवर्ती जो राज्य हैं उनमें मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है और सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो हो रहा है आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो राजस्थान भारत के जो मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र के जो राज्य हैं, यानी मध्यवर्ती जो भाग है उसमें मक्का का उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। राजस्थान में जो मक्का का उत्पादन है वो दक्षिणी जिलों में होता है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और गंगानगर व हनुमानगढ़ में भी कुछ मात्रा में इसका जो उत्पादन है वो किया जाता है। बाकी मुख्य जो उत्पादन क्षेत्र हैं वो दक्षिणी जो ज़िले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ और अजमेर, यहाँ पे अधिकांश जो मक्का का उत्पादन है वो होता है। वैश्विक संदर्भ में अगर अपन देखें तो मक्का के उत्पादन में भारत को जो स्थान है वो 10वां है। विश्व में मक्का उत्पादन में भारत जो है वो 10वें स्थान पर है।